हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज चित्रेश वरुण। आज हम गणित के सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मूल्यांकन तकनीक एवं मानदंड परीक्षण। मूल्यांकन की तकनीक अनुदेशन के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने के लिए परीक्षणों एवं परीक्षाओं की संरचना की जाती है। परीक्षणों या परीक्षा द्वारा ही हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि शिक्षक पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक छात्रों को पहुंचा सका अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त मापन एवं मूल्यांकन शिक्षक को शिक्षण अनुदेशन तथा शिक्षण कौशलों को सुधारने एवं समुन्नत करने में भी सहायता प्रदान करते। अनुदेशात्मक के संदर्भ में छात्रों में जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए अनेक तकनीकें उपलब्ध हैं। इन तकनीकों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है: परीक्षण तकनीक, परीक्षणेतर तकनीक, विविध तकनीक। परीक्षण तकनीक के अंतर्गत परीक्षण तकनीक के अंदर मौखिक, लिखित एवं व्यवहारिक सभी प्रकार के परीक्षण परीक्षण तकनीक के अंतर्गत मौखिक, लिखित एवं व्यवहारिक सभी प्रकार के परीक्षण आते हैं। लिखित परीक्षण निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के हो सकते हैं। सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं प्रश्नावली आदि भी इसी श्रेणी में आती है। परीक्षणेतर तकनीक के अंतर्गत निरीक्षण, निर्धारण, मापनी, उपाख्यान, अभिलेख, स्वविवरण, आत्मचरित्र, व्यक्तिगत निबंध एवं समाज नीति आदि सभी प्रकार के परीक्षण सम्मिलित किए गए। विविध तकनीक के अंतर्गत साक्षात्कार एवं संचय अभिलेख आदि प्रमुख हैं। शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपयुक्त विधियों और तकनीकों में से उपयुक्त विधियों के चयन एवं प्रयोग द्वारा मूल्यांकन का कार्य संपन्न होता है। मानदंड परीक्षण अधिगम व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को पूर्व निर्धारित व्यवहारिक उद्देश्यों के आधार पर मानदंड परीक्षण विकसित करना पड़ता है। मानदंड परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होते हैं, न कि विषय केंद्रित। मानदंड परीक्षण द्वारा शिक्षक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत किए गए नियोजन, संगठन एवं मार्गदर्शन, व्यूह रचनाओं, युक्तियों, शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन एवं प्रयोग का मूल्यांकन कर सकता है। मानदंड परीक्षणों के प्राप्तांकों द्वारा छात्रों को भी प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण व्यवस्था को सुधारने का अवसर मिलता है। गणित के परीक्षण का स्तर 3 मानदंडों पर देखा जाता है: वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता। उपलब्धि निष्पत्ति परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ विद्यालय में औपचारिक शिक्षण के लिए उपलब्धि का मापन अत्यंत आवश्यक। शिक्षा प्रक्रिया को पूर्ण व प्रभावशाली बनाने व अधिगम स्रोतों के कुशल प्रयोग द्वारा विशेष प्रेरणा व निर्देशन की आवश्यकता होती है। ज्ञानार्जन परीक्षण यह जानने के लिए प्रयोग में लाए जाते कि बालकों ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। इस प्रकार बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है हम उपलब्धि या निष्पत्ति कहते हैं तथा इस उपलब्धि की जांच हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसे उपलब्धि, ज्ञानार्जन अथवा निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। किसी कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का ज्ञान तथा ज्ञानार्जन की सीमा की परीक्षा करने वाले परीक्षण को उपलब्धि ज्ञानोपार्जन परीक्षण कहते हैं। अर्थात ज्ञानोपार्जन परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसके द्वारा विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में ज्ञान तथा
सीमा का पता लगाया जाता है। किसी कक्षा विशेष के छात्र छात्राओं ने अपनी मात्रा में ज्ञानार्जन किया, इसकी जांच हम ज्ञानार्जन परीक्षाओं के द्वारा करते हैं। उपलब्धि परीक्षाएं वे परीक्षाएं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो परीक्षण काम में लाया जाए उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। आगमन एवं निगमन विधियाँ। आगमन यंग महोदय के अनुसार भौतिक विज्ञान एवं गणित का विकास सामान्यमान रूप में हुआ। इस विधि में भिन्न भिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में बालक स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा किसी विशेष नियम अथवा सिद्धांत पर पहुँचता। अतः इस विधि को आगमन विधि कहते हैं। इस विधि में तर्क करते हुए विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते। इस विधि में छात्रों को स्वयं नियम या सिद्धांत की खोज करने का अवसर मिलता है। आगमन विधि की परिभाषा। आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। किसने बोला? जैसे आगमन विशेष से सामान्य अथवा कम सामान्य से अधिक सामान्य विधि युक्त अनुमान है। किसने बोला? फावलर। जब कभी छात्रों के सम्मुख उनके तथ्य, उदाहरण, क्रिया अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते तथा उसके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं तो इस शिक्षण विधि को आगमन विधि कहते हैं। किसने बोला? लेंडन ने। आगमन विधि की प्रक्रिया। आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना। सर्वप्रथम हमें विशेष उदाहरणों या विशिष्ट स्थितियों की सहायता से निरीक्षण, प्रयोग अथवा नाप कर तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करना। उदाहरणों के आधार पर संभावित निरीक्षण, संकलित आंकड़ों और तथ्यों की सहायता से इनमें निहित सामान्य संबंधों को ज्ञात करते हैं। प्रारंभ में कई नियमों और संबंधों की संभावना प्रतीत होती है, यथा त्रिभुज के 3 कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। इस उदाहरण में शायद तीनों कोणों का योग 2 समकोण से अधिक होता है या 2 समकोण से कम रहता है या पूरे 2 समकोण ही होता है, आदि आदि संभावना बनी रहती है। नियमों की सत्यता निर्धारित करना। सामान्यीकरण कई संभावित नियमों अथवा संबंधों के आधार पर एक अंतिम और शुद्ध परिणाम ज्ञात करती। इसके लिए अन्य उदाहरणों और अन्य स्थितियों में पुनः शुद्धता के साथ आंकड़ों और तथ्यों को संकलित करके उनमें संबंध खोजकर एक नियम जो सर्वशुद्ध प्रतीत होता है निर्धारित किया जाता है। नियमों की सत्यता की पुष्टि करना। परीक्षण अन्य उदाहरणों और अलग अलग स्थितियों में अंतिम परिणाम या नियम लागू करके देखा जाना चाहिए कि यह बिना किसी अपवाद के प्रत्येक दशा में सत्य साबित होता है, तभी यह नियम एक सामान्य और अंतिम नियम कहा जा सकता है। पुष्टि एवं सत्यता की जांच। परीक्षण करना नितांत आवश्यक है। आगमन विधि का महत्व। इसमें बालक स्वयं ही अपने परिश्रम के आधार पर सामान्य नियमों की खोज करते। इस विधि में छात्र अधिक चैतन्यता प्रदर्शित करता है। इसमें नियम की खोज बालक स्वयं करते हैं। इसमें उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। इस विधि में बालक अधिक क्रियाशील रहते हैं। यह शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से छात्रों की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आगमन विधि के गुण। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि यह विभिन्न उदाहरणों पर आधारित है। छात्र सदैव नवीन ज्ञान करने के लिए उत्सुक रहता है, उसमें खोज के प्रति उत्साह पैदा होता तथा आत्मनिर्भरता आती है।
इसमें बालक की तर्क, विचार एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। यह बालक की सूक्ष्म बुद्धि एवं सूझ की बुद्धि के लिए उपयोगी है। इसमें छात्र सक्रिय रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्र स्वयं नियम की खोज करते हैं, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। इस विधि में ज्ञात नियम या सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है, जिससे छात्रों में जांच करने, पुष्टि करने की आदत पड़ती। निगमन विधि की अवधारणा। निगमन विधि में हम एक परिभाषा, सामान्य नियम या सूत्र को मान लेते और उसे विशेष उदाहरणों या परिस्थितियों में लागू करते। इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों को व्याख्या करने के साधन होते। के भाटिया और बी.डी. भाटिया। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत या पूरक है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को पहले से ही एक सूत्र अथवा नियम बता देता है। छात्र अभ्यास द्वारा उस नियम की सत्यता जानने का प्रयत्न करता है। इसमें छात्र केवल उस नियम अथवा सिद्धांत का उपयोग करता है। इस विधि में सामान्य नियम से विशेष, अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। इसका स्वयं को अस्तित्व नहीं होता है, परंतु जब यह आगमन विधि के पश्चात प्रयोग में लाई जाती है तो इसका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली होता है। मुख्यतः इस विधि का प्रयोग बीजगणित, त्रिकोणमिति, जहाँ सूत्रों का प्रयोग अधिक होता है, किया जाता है। अंकगणित तथा मेंसुरेशन में भी इसका प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बालक को बता देते हैं, छात्र इसकी सत्यता का पता लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय इंटू दर बटे 100 का नियम पहले बता देना तथा फिर इस पर आधारित समस्या को हल करना। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई का ज्ञान पहले से दे देना और फिर प्रश्नों को हल करना। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सूत्र को समझाकर फिर किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक का अर्थ है किसी भी वस्तु या समस्या को छोटे छोटे रूप में प्रस्तुत करना अथवा उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना। गणित के अध्यापक को प्रश्नों का विच्छेदन कर छात्रों के सम्मुख रखना चाहिए तथा छात्रों से भी विच्छेदन करने को कहना चाहिए तथा समस्या के विच्छेदन करने को विश्लेषण कहा जाता है। विश्लेषण विधि में किसी जटिल समस्या को सरल समस्या में विभक्त किया जाता है। वास्तव में यह विधि खोज करने वाली विधि है, जिसमें बालक स्वयं एक अन्वेषण के रूप में कार्य करते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। इस विधि द्वारा तर्क करने का सही रूप में विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक पद के तर्क का कारण भी प्रस्तुत करना होता है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष अनुमान की ओर बालकों में सही ढंग से विचार करने की आदत का निर्माण होता है। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में किया जाता है। अंकगणित में नवीन समस्या को हल करने में, बीजगणित में समीकरण संबंधी प्रश्नों को हल करने, रेखा गणित में किसी साध्य को हल करने में। संश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण के विपरीत की विधि। वास्तविक रूप में इस विधि का कार्य विश्लेषण के पश्चात ही शुरू होता है। संश्लेषण का अर्थ है वस्तु जिसको कि छोटे छोटे भागों में अलग कर दिया हो, उन भागों को पुनः मिलाकर रखने पर अपने रूप में पुनः परिवर्तित कर देना अथवा खंडित समस्याओं या वस्तु को पुनः एकत्रित कर सम्मुख रखना। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तथा अनुमान के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इस विधि द्वारा बालकों की तर्क शक्ति का पूर्ण रूप में विकास नहीं हो पाता। इसके द्वारा केवल तथ्य की सत्यता की जांच होती है। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, ज्ञात से अज्ञात की, परंतु विश्लेषण में स्वयं तिनका घास से बाहर
निकलना चाहता है। अज्ञात से ज्ञात को अंकगणित शिक्षण की विधियाँ। अंकगणित में प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः गणनात्मक गणित तथा उसकी मूलभूत क्रिया जोड़, बाकी, गुणा व भाग पर ही बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणनात्मक गणित का व्यवहारिक जीवन से संबंधित गणितीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग किया जाता है। अतः प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधियों में विभिन्नता का होना स्वाभाविक ही है। अंकगणित शिक्षण में संक्षेप में हम निम्नलिखित विधियों को उपयुक्त समझते हैं। अभ्यास विधि। अभ्यास विधि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सामूहिक रूप से अभ्यास कराने पर बहुत ही रोचकता से खेल की भांति शिक्षण प्राप्त हो जाता है। यथा गिनती एवं पहाड़ों का अभ्यास कराना, जिसमें एक या दो छात्र गिनती या पहाड़ा बोलते और कक्षा के अन्य सभी छात्र उसे दोहराते। छात्रों को पहाड़ों का अभ्यास कराना गुणा और भाग की मूलभूत क्रिया में बहुत ही सहायक होता है। अतः छात्रों को गिनती व पहाड़ों के लिए मौखिक अभ्यास भी कराना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक गणित द्वारा छात्रों में शीघ्रता, गणनात्मकता अभ्यास कराना चाहिए। प्रत्येक नियम पर आधारित विविध प्रश्नों को हल करने का पर्याप्त गणनात्मक अभ्यास कराया जाना चाहिए। अभ्यास विधि का संचालन। अभ्यास विधि के संचालन क्रियान्विति के लिए निम्न पदों का अनुसरण करना अत्यावश्यक है, जो इस प्रकार है। अभ्यास की नियमितता, सामूहिकता, स्वयं और ताल, लय, अवधि या सीमा, निरीक्षण व्यवस्था आदि। प्रत्यक्ष वस्तु और क्रियाओं की गणना। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग मूलभूत क्रिया में कुशलता, दक्षता प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रत्येक वस्तु के माध्यम से गणना क्रिया द्वारा अभ्यास कराना चाहिए, जिससे वे प्रत्येक वस्तु की सहजता से अनुभव प्राप्त कर सके। खेल विधि। खेल विधि प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ खेल क्रियाओं द्वारा भी गणना का अभ्यास करना चाहिए। जैसे किसी एक छात्र का रस्सी कूदना, गेंद उछालना, अन्य छात्र द्वारा उसे गिनना। इसमें छात्रों में सजीवता। जैसे किसी एक छात्र का रस्सी कूदना, गेंद उछालना और अन्य छात्रों द्वारा उसे गिनना। इसमें छात्रों में सजीवता, सक्रियता भी बनी रहती है और खेल खेल में गणना आदि में कुशलता प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अनेक गणितीय खेलों का आयोजन कराया जा सकता है, जिसके माध्यम से बालक मूलभूत क्रियाओं, वर्गमूल, औसत, लाभ, हानि आदि के प्रत्ययों को आसानी से समझ सकता है। अंकगणित शिक्षण के लिए रचनात्मक खेल विधि भी उपयुक्त और मनोवैज्ञानिक है। यह विधि क्रिया द्वारा सीखने की विधि कही जाती है। प्रायोगिक विधि। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर अंकगणित में औसत, अनुपात, भेद, क्षेत्रफल, आयत एवं परिधि आदि के नियम छात्र इस विधि द्वारा ज्ञात करके सीख सकते। तत्पश्चात वे इनका अभ्यास कर सकते। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रयोग करके अर्थात स्वयं नाप, तोल, निरीक्षण करके तथ्यों को जानना अधिक स्थायी और प्रभावकारी होता है। इससे उन्हें हर्ष और आनंद का अनुभव होता है। इस विधि को ह्यूरिस्टिक खोज या अनुसंधान विधि भी कह सकते। आगमन निगमन विधि। आगमन विधि के अनुसार छात्रों के समूह पहले विशिष्ट उदाहरण या स्थितियाँ प्रस्तुत करके उनमें निहित सामान्य नियम या संबंध ज्ञात कराए जाते। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों में परिणाम निकालने और सामान्यीकरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः इस स्तर पर अंकगणित में समानुपात, क्षेत्रफल, परिधि, व्यास, संबंध, ब्याज आदि के नियमों का ज्ञान आगमन विधि से कराया जाकर निगमन विधि द्वारा हल कराया जाए। विश्लेषण संश्लेषण विधि। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित में वार्षिक प्रश्नों के हल करने के लिए
इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र अपनी आयु और मानसिक विकास के कारण इस योग्य हो जाते कि वे तर्क, विश्लेषण, विवेचना कर सके। अंकगणित में वार्षिक प्रश्नों को हल कराने के लिए पहले विश्लेषण द्वारा ज्ञात और अवशिष्ट का बोध कराना चाहिए और फिर आगे विश्लेषण विवेचन द्वारा हल ढूंढकर छात्र तदनुसार संश्लेषण द्वारा समस्या का हल प्रस्तुत करें। स्मरण रहे, बिना विश्लेषण कराए संश्लेषण करना उचित नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सूत्रों और नियमों का दैनिक व्यवहार की समस्याओं में पर्याप्त रूप से प्रयोग कराया जाना चाहिए। अंकगणित में किसी भी प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए विश्लेषण विधि तथा इसके पश्चात संश्लेषण विधि का प्रयोग सबसे उत्तम होता है। बीजगणित शिक्षण। अलजेब्रा शब्द एक अरबी शब्द अलजेब्रा ला का अपभ्रंश है। इस शब्द का अर्थ है अलजेब्रा अल का अपभ्रंश। इस शब्द का अर्थ है कि किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर ले जाने में उसका चिन्ह बदल जाता है। बीजगणित भी अंकगणित की तरह संख्या का ही विज्ञान है। अंतर केवल यही है कि बीजगणित में अंकों के स्थान पर प्रतीक अक्षरों जिन्हें बीज कहते हैं का एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। बीजगणित भी अंकगणित की तरह संख्या का ही ज्ञान है। अंतर केवल यही कि बीजगणित में अंकों के स्थान प्रतीक अक्षर जिन्हें बीज कहते हैं का प्रयोग होता है तथा इसी कारण से गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं। बीजगणित शिक्षण का महत्व। बीजगणित शिक्षण का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से दृष्टिगोचर होता है। बीजगणित के विभिन्न सूत्रों, समीकरणों, गुणनखंडों इत्यादि की सहायता से गणित की समस्या बहुत ही आसानी से हल की जा सकती है। उच्च गणित, गणित की सभी शाखाओं तथा विज्ञान में बीजगणित की पढ़ाई न केवल एक ठोस आधार का काम करती वरन नवीन दिशा दिखाने का श्रेय भी बीजगणित को ही है। गणित के तथ्यों की अति संक्षिप्त तथा निश्चित रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है यह बीजगणित के चिन्हों सूत्र द्वारा भली भांति सीखा जा सकता है। सामान्य सूत्रों को विभिन्न समस्याओं के हल करने में कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है बीजगणित द्वारा यह भी अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। मानसिक शक्तियों का समुचित विकास एवं समस्या का सही विश्लेषण करने की शक्ति बीजगणित के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बीजगणित में गणित की अन्य शाखाओं की अपेक्षा परिणाम की सत्यता को आसानी से परखा जा सकता है। इससे विद्यार्थी में आत्मविश्वास का विकास होता है। बीजगणित की महत्ता इसके प्रयोगात्मक तथा व्यवहारात्मक मूल्य के कारण भी। गणित की एक शाखा सांख्यिकी में बीजगणित के सूत्र, समीकरण, रेखाचित्र संबंधित ज्ञान ही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। बीजगणित के प्रयोग द्वारा जमीन की समस्या को कम समय में कम परिश्रम द्वारा अच्छी तरह से हल करने की योग्यता उत्पन्न होती है, जो कि आज के व्यस्त मानव को बीजगणित की एक बहुत सबसे बड़ी सौगात कही जा सकती है। बीजगणित शिक्षण की विधियाँ। आजकल बीजगणित पढ़ाने की दो विधियाँ अधिक प्रचलित है। समीकरण विधि, सूत्र। समीकरण विधि में कुछ राशियाँ ज्ञात होती तथा कुछ अज्ञात राशियाँ होती जिनका मान ज्ञात किया जाता है। सूत्र विधि में विभिन्न अज्ञात राशियों में एक संबंध होता है जिसमें किसी भी राशि का निश्चित मान नहीं दिया जाता। बीजगणित में आगमन प्रणाली अधिक सहायक होती है। स्मरणीय विधि। छात्रों को सजातीय विजातीय पदों तथा बीजगणित में योग का ज्ञान और अभ्यास कराया जाना चाहिए। बीजगणित में घटाने की क्रिया को चिन्ह बदलकर योग सक्रिया के रूप में ही कराया जाना चाहिए। गुणांक और गुण्य में धन चिन्ह होने पर गुणनफल धन चिन्ह और विपरीत चिन्ह होने पर गुणनफल में ऋण चिन्ह लगता है। भाग की क्रिया में भी चिन्हों के सही नियम रहते। किसी समीकरण के एक ओर से पक्ष कोई संख्या बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाए तो उस संख्या का चिन्ह परिवर्तित अर्थात प्लस का माइनस या
माइनस का प्लस हो जाता है। गुणनखंड ज्ञात करने में समूह या अभिनिष्ट विधि तथा त्रिपदी व्यंजक की विधि की जाती है। त्रिपदी व्यंजक के गुणनखंड की विधि आंगन विधि से छात्रों द्वारा ही ज्ञात करानी चाहिए। आज हमारा ये वाला यहीं पर अभी स्टॉप होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलता है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए बाय बाय।